हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न है वो 2020 के बाद चेंज हो गया है, क्यों इतनी लो कट ऑफ जा रही है, तो ऐसा क्या चेंज हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। और हमें दूसरा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या उसका सोल्यूशन है कि जो चेंज, देखो कंडीशन तो कोई ना कोई चेंज हुई है, अब हमें उससे अडेप्ट करना है, हमें अपना स्टडी प्लान उसके अकॉर्डिंग डिवाइस करना है। तो वो क्या स्टडी प्लान होना चाहिए हमारा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या चेंजेस थे और क्या, फिर सेकंड पार्ट में हम वीडियो के देखेंगे कि हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए ताकि हम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स 2025 आएगा उसके लिए वेल इक्विप्ड हो, पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो और कॉन्फिडेंट हो, ताकि हम अपना एग्जाम क्लियर कर सके। स्टार्ट करने से पहले एक कोट आपको ध्यान रखनी है ना, यू डोंट नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखो हमेशा हम ये देखते रहते हैं कि यार विल पावर नहीं आ रही, अंदर से नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, जिसकी है विल पावर स्ट्रॉन्ग वो भी ठीक है, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है ना, या सीखा है, या औरों को भी एक्सपीरियंस, औरों को कभी लोगों को देखा है, और काफी सक्सेसफुल लोग अगर आप स्टडी करोगे तो उनमें एक चीज देखना, मतलब डिसिप्लिन, या उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ही सेट कर लिया, फिर विल पावर की इतनी बात बचती नहीं है, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को ऐसा सेट कर लिया है, अपनी रूटीन को ऐसे कर लिया है सेट, कि विल पावर का सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं होता है। क्योंकि अब देखो, इसलिए कहते हैं कि यू डोंट नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू नीड बेटर प्रोसेस या सिस्टम। मतलब कि कहने का मतलब है कि सुबह उठो आप, आपका शेड्यूल ही ऐसा हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, मतलब वो, और आपका सारी चीज कवर भी हो रहा है, तो फिर आपको ये मोटिवेशन का आज क्या करना है, डाउन होने का, वो सब टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, सोचो। तो इसीलिए प्रोसेस, यही हम यूपीएससी अखाड़ा में ट्राई करते हैं कि हमारी क्लासेस या जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके प्रोसेस इतने स्ट्रांग हो, उनके प्रोसेस या सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड हो कि वो वेल प्रिपेयर्ड हो। यही आपको करना है आने वाले टाइम में, अपना जो भी प्रीलिम्स के लिए हमारे टाइम बचा है उसमें एक हमारा अपना प्रोसेस और सिस्टम, वो आज मैं आपका सेट भी करूंगा। उसी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्रॉपर हम सेट करेंगे कि हमें विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो विल पावर अपने आप ही आती रहेगी, आप डिसिप्लिन के थ्रू। तो सबसे पहले देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे पैटर्न बदल गया है, क्या पहले होता था। तो अगर बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, तो बिफोर 2020 जो प्रीलिम्स था उसमें क्या चीज हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। फिर हम सेकंड चीज देखेंगे, 5 पॉइंट बताऊंगा आपको मैं डिफरेंस, ठीक है ना। और सेकंड देखेंगे आफ्टर 2022, सॉरी आफ्टर 2020 क्या चेंज आए। और थर्ड कॉलम बना लेते हैं कि फिर हमें इसके लिए करना क्या है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज है या पहली जो चीज है वो देखो आप क्या है। सबसे पहला है कि सोर्सेज का, स्टैंडर्ड सोर्सेज, स्टैंडर्ड सोर्सेज। तो 2020 तक, है ना, 19-20 तक काम चल जाता था अगर आपने कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रखे हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था आपका इजीली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड सोर्स तो पढ़ने ही है, मैं उनको मना नहीं कर रहा, देखो स्टैंडर्ड सोर्सेज तो आपको मतलब पढ़ने ही है, वो तो है ही। साथ साथ आपको क्या चाहिए, वैल्यू एडिशन मटेरियल चाहिए होगा, वैल्यू एडिशन, ठीक है। जैसे डाइवर्स टॉपिक्स पे, है ना, जो आपके मिनिस्ट्रीज का ईयर एंड रिव्यू हो गया, कुछ एनवायरमेंट के कुछ आर्टिकल्स हो गए, है ना, कुछ न्यूज़पेपर में साइंस टेक का अलग से मिल गया, यानी कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में और थोड़ी डेप्थ, इसको मैं बोलता हूँ वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन मटेरियल। तो आगे मैं आपको जो दिखाऊंगा शेड्यूल, उसमें मैंने ये सेट भी किया प्रोग्राम आपका, कि पहले आप अपना बेसिक पढ़ोगे, दैट इज द स्टैंडर्ड सोर्स, फिर आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में कुछ कमी आएगी आपकी तो मैं आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल दूंगा, यानी कि आपकी वो सब्जेक्ट होलिस्टिक हो जाएगा। तो अब जो हमें चेंज करना है दैट इज द वैल्यू एडिशन मटेरियल, ठीक है। अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम आई है तो अगेन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वी नीड टू रीड द वैल्यू एडिशन मटेरियल। तो जो भी ये वैल्यू एडिशन मटेरियल है, मैं नहीं कह रहा हमारे इंस्टीट्यूट का भी हो, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वो मेहनत हमने कर ली है, आप उसको यूज करो सीधा और एग्जाम में अपने रिजल्ट लेके आओ। तो ये कहीं ना कहीं हमें वैल्यू एड अप करनी ही पड़ेगी। नॉर्मल स्टैंडर्ड सोर्स से कुछ लोगों को हो भी जाता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि प्री में आप 10-12 नंबर कंफर्टेबल रहो ना ऊपर,
तो मेंस की तैयारी अच्छी होती है। तो वैल्यू एडिशन मटेरियल फोकस करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स को। ठीक है, सेकंड है टेस्ट। जो आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, या मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, मॉक्स लगा लो आप, जो टेस्ट देते हो उसमें, ठीक है। तो पहले क्या होता था 2020 से पहले, अगर आप लेस भी दोगे मॉक टेस्ट, कम दिए आपने वाला 20 15 20 भी दे दिए, अभी भी वो कई स्टूडेंट के लिए वेरी करते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टेस्ट आपको ज्यादा नहीं चाहिए। और रीजन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी हमें क्या करना चाहिए, पहले हम कम भी टेस्ट देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देने पड़ेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है टेम्परामेंट। पहले एग्जाम में जो बच्चा पढ़ के जाता था, ठीक है, उस टाइम भी ईक्यू का रोल था, इमोशनल क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आईक्यू कहीं ना कहीं डोमिनेट करता था, कि जैसे जो बच्चा पढ़ के गया वो पेपर क्लियर कर लेता था, ठीक है। लेकिन अब जो एग्जाम आप क्वेश्चन देखो, नॉलेज आपको सेम सेम लगेगी सारी, ठीक है, लेकिन पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे ईक्यू का रोल बढ़ गया, कि टेम्परामेंट, वो क्वेश्चन को सेट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है वो बड़े कॉम्प्लिकेट आ रहे हैं, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन में डेप्थ आ रही है। तो इसीलिए नंबर ऑफ टेस्ट आपके ज्यादा होने चाहिए। ये आपका दो फायदा कराएंगे, वैसे टेस्ट के हमेशा तीन फायदे होते हैं। पहला है कि आपका एग्जाम को लेकर टेम्परामेंट सेट होता है, दूसरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड आपका नॉलेज। जो पार्ट आपको नहीं पढ़ा है आपने, और वो आपका गलत हो गया या आपने अटेम्प्ट नहीं किया उस पार्ट को, तो वो आप सॉल्यूशन से पढ़ सकते हो। इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट अब कहीं ना कहीं ज्यादा देने चाहिए मेरे हिसाब से। ये चेंज हमारी तैयारी में करना चाहिए हमें। तो ठीक है, तो इसका अगेन जो सोल्यूशन आएगा, तो पहला सोल्यूशन तो क्या था, वैल्यू एडिशन मटेरियल हमें पढ़ना है। दूसरा हमें क्या चेंज करना है तैयारी में, नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करने चाहिए। रीजन मैंने आपको बता दिया है। हर एक अगेन सबकी अपनी स्ट्रेटेजी। कई बच्चे होंगे जो कम टेस्ट देख के भी निकाल लेंगे पेपर, कई होंगे जो बहुत सारे टेस्ट भी देंगे। लेकिन मेरे को जो पैटर्न समझ में आ रहा है, जो एक आपको हेल्प करेगा, वो यही है कि अब नंबर ऑफ टेस्ट हमें थोड़े ज्यादा देने चाहिए। हाँ, वो मैं बताऊंगा कि कितने देने चाहिए, मिनी टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये हो गया नंबर ऑफ टेस्ट। अब कैसे देने हैं वो भी एक तरीका होता है, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से करेंगे तभी वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो सेकंड चेंज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है, कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन में, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2020 के पहले का और 2020 के बाद के जो प्रीलिम्स है उनके पैटर्न के बेस पे आपकी तैयारी को कैसे हमें चेंज करना है, उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो दो बातें हमारी होगी, एक तो हम वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ना है हमें, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। थर्ड चीज है एलिमिनेशन वाला वर्ड, एलिमिनेशन इन ऑप्शंस। यहां पे क्या था, वो मोर था, ज्यादा ऑप्शन ऐसे मिलते थे जहां पे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते थे। यहाँ पे वो है अभी भी, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा लेस हो गया है, ठीक है। अब इसके क्या रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है, सो यू नीड मोर रिवीजन। अब आपको क्या हो गया वहां पे, 1 पेयर 2 पेयर ओनली 1 2, तो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब जब आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिकॉल, एग्जाम में रिकॉल करना है। और यहाँ पे तैयारी करते वक्त मैं कहूंगा रट्टा मार, मतलब चीजों को रट्टा मारना ही मारना पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा समझने के बाद। रट्टा मारने के भी तरीके होते हैं, नेगेटिव वर्ड लोग कई बार इसको ट्रीट करते हैं, बट बहुत हेल्प करता है। चीजों को पैटर्न बना के समझो, ताकि वो आप एग्जाम में एग्जैक्टली उनको रिकॉग्नाइज कर पाओ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा इसका, मेक पैटर्न्स इन माइंड। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ ऐसी तरीके से, या मेरी सीरीज भी है रट्टा मार, तो मैं चीजों को लिंक करके पढ़ाता हूँ आपको, वो एकदम से एग्जाम में ऐसा ही याद आएगा आपको बिल्कुल। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने में इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन जब थोड़ा कम हुआ है, तो चांसेस किसके बढ़ गए, सिलेक्शन के, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, एलिमिनेट वाले कम होते हैं थोड़े। तो सिलेक्ट जब ज्यादा करने पड़ेंगे, तो आपको दिमाग में क्या होना चाहिए, रिकॉलिंग पावर तेज होनी चाहिए। तो रिकॉल करेंगे, उसके लिए रट्टा मार आपने को फोकस करना है अच्छे से। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आपके दिमाग में जब भी आप पढ़ाई करो, आप चीजों को लिंक करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है, ताकि वो पैटर्न एकदम से आपको दिमाग में याद आए। जो हम करवा ही रहे हैं आपको, हमारी रट्टा मार सीरीज में भी होता है। बाकी मैं क्लास लेता हूँ तो पैटर्न से पढ़ाता हूँ, ताकि वो दिमाग में क्लास के बाद आपको चीजें याद आ जाए। काफी फीडबैक बच्चों का यही आता है कि सर हमने ज्योग्राफी पढ़ी बहुत है, लेकिन जैसे आप पढ़ाते हो तो उससे फिर वो चीजें याद हो जाती है।
तो मेरी यही कोशिश रहती है, मैं जो भी सब्जेक्ट लूँ या बाकी फैकल्टीज ने, हम पैटर्न से पढ़ाएं आपको, ताकि आपको बिना किताब खोले भी वो चीजें याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, क्योंकि एग्जाम से पहले तो आप सारी चीजें एकदम से रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो दिमाग में रहनी चाहिए, उसी पे ज्यादा फोकस है। ये सब चीजें होती है तो हमारे एग्जाम में हमारा स्ट्रेस भी कम रहता है, और जब हमारा स्ट्रेस कम रहेगा तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो 3 बातें होगी हमारी कवर, ठीक है, कि स्टैंडर्ड सोर्सेज में हमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है, टेस्ट थोड़े ज्यादा देंगे, एलिमिनेशन का रोल थोड़ा कम हुआ है तो हम अपनी रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे या रट्टा मार कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उसके लिए हम पैटर्न के थ्रू पढ़ाई करेंगे। फोर्थ जो चेंज है ना, या फोर्थ चीज जो हमें जो करनी है, दैट इज, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो जैसे कि पहले क्या होता था, फ्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्यू सब्जेक्ट्स, जिसमें आप मान लो मोस्टली बच्चे क्या पढ़ते थे, किसी बच्चे से पूछ लेना उसकी मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी अच्छी होगी, वो याद है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया। काफी आप देखना उस टाइम तक 2020 तक काफी बच्चे ये सब्जेक्ट भी पढ़ के भी अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे, है ना। एनवायरमेंट, तो एक बेसिक सब्जेक्ट से हमारा काम चल जाता था। लेकिन अब आप देखोगे धीरे धीरे जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका साइंस एंड टेक, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंट में भी कुछ सब टॉपिक्स जो आते हैं अलग अलग एरिया से, वो है ना, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हो गया, तो इनको भी आपको अब फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें अब आपको जो मैं सॉल्यूशन दूंगा, इसमें देखो क्या होता है कि अब जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उनसे वो और डीप पूछ रहे हैं, तो स्टैटिक वाले पार्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके डिफिकल्ट आ रहे हैं। और जो डाइवर्स टॉपिक है, एनवायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, ये कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट्स में बोलता हूं उनको, जो इजीली आप थोड़ा भी अगर मेहनत कर लेते ना, यानी कि टाइम टू बेनिफिट रेशियो इनमें ज्यादा आ रहा है। आईआर के क्वेश्चन हो गए, मैपिंग के क्वेश्चन हो गए, इन पे फोकस करो आप। मैपिंग हो गया, आईआर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, क्योंकि ज्योग्राफी में लास्ट ईयर काफी क्वेश्चन आया है, तो ये अगर आप फोकस करोगे तो टाइम टू बेनिफिट रेशियो ज्यादा है इनमें, और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह आपको काम करेंगे, और वो जो 10-12 क्वेश्चन आप बाकी लोगों से ज्यादा एज ले सकते हो वो इनके थ्रू ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो मानना है इसमें सॉल्यूशन है वो ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन जेम्स। एक प्रोग्राम भी होता है मेरा जेम्स के नाम से, जेम्स एंड आईआर। जेम्स का मतलब है जी से ज्योग्राफी फोकस करो, एनवायरमेंट पे, मैपिंग पे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, और लास्ट में फिर इंटरनेशनल रिलेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, उन पे। तो इन पे हमारा फोकस अब ज्यादा होना चाहिए, मतलब अगेन ज्यादा तो नहीं, मतलब निग्लेक्ट नहीं करना है। पहले भी निग्लेक्ट करते थे, पहले इन कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, उससे हमारा काम चल जाता था। ज्यादा फोकस इसलिए बड़ी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैलेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ देयर वी नीड टू गिव बैलेंस, ठीक है। चाहे बाकी सब्जेक्ट्स हो, उनमें आपस में बैलेंस करो, डिवाइड अपने टाइम को। वही मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे हम टाइम टेबल बनाएंगे कि सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो। तो बैलेंस जरूरी है, जीएस में, सी सेट में, सी सेट के आपस में जो सब्जेक्ट्स है उनके अंदर भी बैलेंस जरूरी है। तो इन सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट मत करो, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ इजी क्वेश्चन देंगे जो आपको कट ऑफ पार करने में हेल्प करेंगे। तो अगला पॉइंट हो गया, हमें डाइवर्स टॉपिक्स, डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। लास्ट जो है दैट इज अबाउट द सी सेट पेपर 2, आपका जो है सी सेट पेपर 2। उस टाइम पे जो डिफिकल्टी लेवल था वो कंपैरेटिवली लेस था, नाउ इट इज मोर डिफिकल्ट। सी सेट का थोड़ा पेपर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, कई बच्चों का सी सेट के कारण भी पेपर कंप्लीट प्री नहीं हो पाया। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप सी सेट की प्रैक्टिस डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या कंफर्ट लेवल है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, जनवरी से, मिड जन से आप स्टार्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा कवर हो गया जिसमें हमने 5 चीजों पे ध्यान रखा है कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें अपनी जो पढ़ाई है उसको चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे सोर्सेज, सोर्सेज में स्टैंडर्ड सोर्स के साथ साथ हम कुछ वैल्यू एडिशन सोर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, ताकि हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करने का रेंज बढ़ जाए। सेकंड इज द टेस्ट सीरीज, पहले से ज्यादा टेस्ट लगाने चाहिए टू सेट द टेम्परामेंट एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट। थर्ड, एलिमिनेशन थोड़ा कम हुआ है रोल, तो हमें फोकस ज्यादा किस पे करना है, अपनी रिकॉल हैबिट पे, ठीक है, रिकॉलिंग पावर पे, और थोड़ा रटना या पढ़ते वक्त पैटर्न बनाना दिमाग के अंदर। फोर्थ इज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो पहले कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट पे फोकस करके काम चल जाता था, अब जो बाकी सब्जेक्ट्स है उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए, ताकि ताकि इजी क्वेश्चन उनसे हम गलत ना करें या उनको हम अटेम्प्ट कर पाए।
एंड द लास्ट इज सी सेट। जिन बच्चों को सी सेट में थोड़ा कंफर्टेबल लेवल कम है तो दे नीड टू प्रैक्टिस द सी सेट पेपर 2। ये पहला पार्ट खत्म हो गया हमारी क्लास का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है और क्या हमें चेंज करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर। अब मैं सेकंड पार्ट दूंगा कि हम वो चेंज कैसे लेके आए, क्या हमारा स्टडी शेड्यूल होना चाहिए आने वाले 5-6 महीने जो हमारे पास बचे हैं, 5 महीने प्रीलिम्स के, उसको उसके लिए। ठीक है, अब देखो, तो जो पहला मैं आप लिख देता हूं, आपका स्टडी शेड्यूल मान लो आप। अगेन ये सबका अपना वेरी कर सकता है, एक जनरल जो आप प्लस माइनस अपना अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, इशू आती है, आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल पे, तो मैं आपके आपके अकॉर्डिंग उसको प्लान को सेट कर दूंगा। तो स्टडी स्केड्यूल देखो, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका 2025 का जो प्रीलिम्स है आपका 25 मई को, उसके लिए। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, तो पहले मैं 3 रिवीजन करवाता था बच्चों के प्री से, है ना, पहले एग्जाम से पहले। तो 3 रिवीजन अगर बच्चे ने किए तो आई एम कंफर्टेबल कि वो बच्चा पास कर लेगा पेपर को, अच्छे से किए तो। लेकिन इस बार मैं आपके 4 रिवीजन का शेड्यूल डालूंगा, क्योंकि अगेन मैंने बताया एग्जाम में रिकॉलिंग पावर की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको चीजें याद आनी चाहिए वहां पे, क्योंकि आप अब ज्यादा आपको ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करना है रादर देन एलिमिनेट। कुछ एलिमिनेट भी हो जाएंगे लेकिन सिलेक्शन, यानी कि ऑप्शन को सिलेक्ट करने के जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा है, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको चीज याद आनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो शेड्यूल बनाया आपका वो 4 रिवीजन का बनाया है। ठीक है, 4 रिवीजन कराऊंगा आपको मैं, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो। ठीक है, एक पहला जो आपका पार्ट है, जो आप अभी स्टार्ट कर दो, मान लो 25 दिसंबर के अराउंड आप स्टार्ट कर सकते हो, 24-25 दिसंबर के अराउंड, या अगर किसी का प्री अच्छा है, ठीक है, तो जनवरी फर्स्ट वीक से, है ना, मतलब 15 जनवरी से तो लगभग सभी को स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, अधिकतर, क्योंकि प्री का जो डिफिकल्टी लेवल है ज्यादा है काफी। तो मैं मानता हूं कि हम 20 या 25 जनवरी के बीच में स्टार्ट करेंगे हमारी स्टडी। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड बोल लो इसको, फर्स्ट राउंड बोल लो, रिवीजन तो अभी नहीं, पहला तो राउंड लगेगा आपका फर्स्ट राउंड, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे। फर्स्ट राउंड में आपके पास लेवरेज है कि आपको बहुत जल्दी नहीं भागना है, आपको उस चीजों को समझना है, ताकि सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपका राउंड लगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन हो, उसके अंदर आपको ज्यादा सर्च ना करना पड़े। अभी जो काम करना है सर्च करने वाला, कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला, वो फर्स्ट राउंड में कर लो। चीजों को समझने वाला क्लासेस के थ्रू अंडरस्टैंड कर लो टॉपिक्स को, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट राउंड में हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए आपका सब्जेक्ट्स का। और फिर जो आपने सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दो, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो फर्स्ट राउंड आपका होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये ज्यादा से ज्यादा आपका मार्च ऑफ 20th, ठीक है, 20 मार्च 2025 तक आपका खत्म हो जाना चाहिए फर्स्ट राउंड, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे जीएस के। ठीक है, प्लस में आपका सी सेट अगर वीक है तो एक राउंड सी सेट का भी लग जाना चाहिए आपका, प्लस में टॉपिक वाइज टेस्ट। अब ये सब्जेक्ट वाइज नहीं, सब्जेक्ट के भी टॉपिक, जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एंशियंट, एंशियंट में भी मान लो आपके जो टॉपिक, सब टॉपिक डिवाइड कर लो, गुप्ता एज हो गया, प्री हिस्टोरिक टाइम हो गया, फिर मिडाइवल के भी, दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, फिर मॉडर्न के, तो इनमें भी टॉपिक वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज में भी, सब्जेक्ट्स के अंदर भी क्या, में कैसे टेस्ट करना है, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए कम से कम आपके 40 टेस्ट, 30 से 40 आप टेस्ट दोगे, कब तक, 20 मार्च से पहले। और इनमें जो क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो पर टेस्ट में। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन के 40 टेस्ट दे दिए तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे 20 मार्च से पहले। तो आपने पढ़ाई की, उसको टेम्परामेंट सेट किया अपना, रिवाइज किया, कुछ नॉलेज भी ऐड की थ्रू वैल्यू एडिशन मटेरियल बाय 20 मार्च। ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया। और ये आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं एक बार, आप अपना शेड्यूल उसी अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। हमने एक प्रोग्राम है हमारा, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, इसमें टेस्ट सीरीज होगा, देखो वैल्यू एडिशन मटेरियल जो मैं आपकी बात कर रहा था, और मेरी मेंटरशिप रहेगी कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे हम उस चीज को ओवरकम करें, या कहाँ पे हमें आपको इंप्रूव करना है। टोटल 45 टेस्ट होंगे इसमें, थीम वाइज सब्जेक्ट वाइज कवरेज होगा, टेस्ट होगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, और मेरी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, करंट अफेयर का करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट होंगे, मटेरियल मिलेगा आपको करंट अफेयर का, ठीक है।
और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, वैल्यू एडिशन एंड रिवीजन क्लासेस, ये सारा आपको अवेलेबल मिलेगा होगा इसमें। अब देखो इसमें सब्जेक्ट एंड थीम वाइज टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो ये देखो मैंने स्टार्ट किया 24 दिसंबर से। आप भी इसी तरीके से अपने शेड्यूल को अलाइन कर सकते हो कि 24 दिसंबर से पहले आपने क्या ये टॉपिक पढ़ने हैं, प्री हिस्टोरी, स्टोन एज, आईवीसी, वैदिक एज, महाजनपदास एंड मौर्यास। फिर आप इसका टेस्ट दे दोगे 50 क्वेश्चंस का। फिर आप एक दिन अगले दिन में ये पढ़ोगे सारे टॉपिक, फिर उसका टेस्ट दोगे। तो इसी तरीके से आपके टॉपिक वाइज सारे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर पॉलिटी के 7 टेस्ट हैं आपके। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी अखाड़ा में मिल जाएगी, या आप व्हाट्सएप कर देना मेरे को इस नंबर पे 9310521990 पे, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पे भी। इस तरीके से इकोनॉमी लास्ट में रखा है क्योंकि सर्वे आ जाएगा आपको उस टाइम पे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इवन मैपिंग के भी मैंने 2 टेस्ट रखवाए इसमें, वर्ल्ड मैपिंग का अलग, इंडियन मैपिंग का अलग, बिकॉज ऑफ द जो चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जाम, उसी को ध्यान में रख के हमने टेस्ट सीरीज बनाई। बिल्कुल जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज है उन्हीं की थीम्स पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके अंदर, और वही लैंग्वेज हमने कोशिश की है। और उससे मतलब आगे और क्या हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी क्या होता है मोस्टली ना, जो टेस्ट सीरीज में जो मिलती है उससे एक एडवांस अलग पैटर्न देते हैं। तो हमने इसमें भी कुछ इनोवेट किया है कि जो पैटर्न आ रहा है उससे अलग भी हम कुछ क्वेश्चन दें, ताकि आने वाले टाइम में अगर उस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप कंफर्टेबल रहो उसके अंदर। इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, फिर फुल लेंथ टेस्ट है इसमें आपके जीएस के भी हैं और सी सेट के भी हैं। और तो ये कंप्लीट टेस्ट बहुत ही हमने रीजनेबल प्राइस पर रखा है, 2000 इसकी फीस है। ये देखिए काफी रीजनेबल प्राइस है, 45 आपके इसमें टेस्ट होंगे। तो आप इस तरीके से आप देखो इसमें कब तक आप इसका शेड्यूल चल रहा है, देखो मैंने कहा था ना आपको 13 मार्च तक शायद चलेगा ये, हाँ 13 मार्च तक है ये आपका हो गया। हाँ जो फर्स्ट राउंड लग जाएगा वो 13 मार्च तक आपका खत्म हो जाएगा। फिर भी मैंने 7 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए, कई बार क्या होता है कोई ना कोई काम आ जाता है या शेड्यूल हम फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी आपके 7 दिन का बफर रहेगा ताकि अपना बैकलॉग आप कंप्लीट कर पाओ। तो 20 मार्च तक अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लो, इधर थ्रू दिस शेड्यूल एंड द टेस्ट, या आपने और कुछ ज्वाइन कर रखा है या फिर आप अपने हिसाब से कर रहे हो। तो पर आपका ये एक टारगेट होना चाहिए 20 मार्च तक कंफर्टेबली आई एम एबल टू प्रैक्टिस सम टेस्ट, कंप्लीट माय सिलेबस ऑफ द जीएस, एंड इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन द सी सेट पेपर 2, उसका भी एक राउंड में आप लगा चुके हो। अब बात करते हैं हम सेकेंड राउंड की। ठीक है, यानी कि राउंड अब आपका एक राउंड हो गया कंप्लीट, एक बार आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो एक तो वो हो गया रिवीजन। अब 3 रिवीजन और बात करूंगा, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। ये फर्स्ट पार्ट था कवरेज का, आपने कवर कर लिया। अब 3 रिवीजन और हम कैसे करेंगे, देखो पहले जो लास्ट मैं शेड्यूल बनाता था उसमें करते थे 1 राउंड और 2 रिवीजन, है ना। अब करेंगे 1 राउंड कंप्लीट किया कॉम्प्रिहेंसिव, 3 रिवीजन, रिवीजन पे ज्यादा फोकस है इस बार। ठीक है, तो कैसे हम आगे अपना हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। तो फर्स्ट रिवीजन देखो, अब 60 डे आप जब आप मार्च 20 के अराउंड पहुंच गए हो, मार्च 20 पेपर है आपका 25 मई, तो आपके पास अराउंड 60 डेज मानता हूं मैं, कुछ 4-5 दिन तो फिर 1-2 दिन पहले एग्जाम से रिलैक्स, ना दिमाग इतना काम नहीं करता, या फिर हम उसको 2-3 दिन बीच में भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो मैं 5 दिन का फिर बफर मान रहा हूँ 60 डेज का। तो जो आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट होगा, रिवीजन फर्स्ट रिवीजन होगा, ठीक है, और फिर आपके सेकंड, फिर थर्ड, तो 3 रिवीजन करेंगे हम कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। कब से स्टार्ट होगा वो आपका मार्च, आगे लिख देते हैं आपका 60 डेज जो प्लान होना चाहिए बाद में, इसमें 60 डे प्लान ये होगा आपका 21 मार्च से आपको एग्जीक्यूट करना है इसको। इसमें आप एंश्योर करोगे 3 रिवीजन, 1 राउंड आप पहले लगा चुके, आप 3 रिवीजन और करोगे आप। अब इसको कैसे प्लान करोगे आपने 60 डेज को, तो इन 60 डेज को आप ब्रेक कर लो, 40, 20 और 10, इस तरीके से आपका रिवीजन चलेगा 40 डेज, सॉरी 30 डेज, 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज, तो 3 रिवीजन आप। अब आप देखो अभी कई बच्चे होंगे जिन्होंने प्री स्टार्ट ही नहीं किया होगा, उनको लग रहा है अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन आप इस तरीके से जब माइक्रो प्लानिंग करते हो, माइक्रो मैनेजमेंट करते हो, फिर इसके अंदर भी आप सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है,
तब आपको लगेगा यार प्रीलिम्स के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं आपके लिए माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हूँ ये, और एक अर्ली वार्निंग आपको दे रहा हूँ, है ना, एक अवेयरनेस होगा कि भाई इतना कम टाइम है और इस तरीके से हमें अपने प्रीलिम्स को जो पढ़ाई है उसको मैनेज करना है ताकि हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। तो अब देखो इसमें 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज। तो पहले जो 30 डेज है उसमें आपका क्या होएगा, फर्स्ट रिवीजन। तो इसमें आपका होएगा फर्स्ट रिवीजन 30 डेज के अंदर। सेकंड में रिवीजन होगा आपका 20 डेज के अंदर, और थर्ड रिवीजन होगा आपके लास्ट 10 डेज के अंदर। ये 3 रिवीजन के हो गए आपके, ठीक है। अब देखो इसमें जो 30 डेज है उसमें आप सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे मैं बताऊंगा आपके। तो इसमें आपका जीएस के आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज होंगे, आपके ऑल सब्जेक्ट्स होंगे कवर। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, आप टेस्ट भी दोगे, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट देखो ऊपर जो आपने 40 टेस्ट दिए थे फर्स्ट राउंड के अंदर, वो थे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट। अब ये कैसे टेस्ट होंगे आपके, सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि पूरी हिस्ट्री का एक टेस्ट दे दिया, पूरी पॉलिटी का एक टेस्ट दे दिया, ठीक है, पूरा ज्योग्राफी मैपिंग का एक टेस्ट दे दिया, सब्जेक्ट वाइज। तो अराउंड 7 to 8 टेस्ट होने चाहिए आपके सब्जेक्ट वाइज, और 2 टेस्ट आप दे सकते हो इसमें सी सेट के, सी सेट के 2 टेस्ट। तो 8 से 9 टेस्ट हो गए आपके, ठीक है, 9-10 टेस्ट हो गए इसके अंदर, और सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। और ये कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा आपको कि पहला राउंड कैसे। फिर जो बाकी 20 डेज है उसके अंदर भी आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, और इस बार जो टेस्ट लगाओगे वो लगाओगे आप एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट। तो देखो आप लोग को मैंने कैसे पैटर्न सेट किया, पहले मैंने आपके टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए 40, फिर मैं आपके 7-8 करा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट, फिर आप आपके फुल लेंथ टेस्ट पे आए हो आप। तो फुल लेंथ टेस्ट होंगे इसके अंदर आपके, अगेन 7 to 8 आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो जीएस के, और 2 to 3 डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, या कई बच्चे ना भी दें उनका ठीक रहता है, तो वो सी सेट के, ये अपने ऊपर है कितना क्या करना है। हाँ, सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करने हैं 20 दिन के अंदर, सारे जीएस के सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि आपका शेड्यूल होना चाहिए उसके अंदर। फिर लास्ट के जो 10 डेज होते हैं, देखो एग्जाम से 2 दिन पहले अवॉइड करना, कोई टेस्ट मत देना, क्योंकि हमें एक ब्रेक मिलता है, माइंड को भी शांति मिलती है, और पैटर्न ब्रेक होता है, ठीक है, टेस्ट का। तो फिर हम फ्रेश होते हैं थोड़ा, तो हम ज्यादा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो लास्ट के 10 डेज में मैं ज्यादा नहीं रखे, मैंने 3 से 4 टेस्ट ही रखे आपके, वो भी आपके एफएलटीज सारे होंगे, एफएलटीज ये भी फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज भी सारे 100 क्वेश्चन के हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन वाले आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब आप 100 क्वेश्चन वाले करोगे सारे, बस ये सब्जेक्ट वाइज है, ये वाले सारे क्या है, फुल सिलेबस के हैं। और एक चाहो तो आप 1 या 2 सी सेट का भी दे सकते हो टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके टेस्ट कैसे चलने चाहिए आपके, और सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है वो हम आगे देखते हैं थर्ड तीनों रिवीजन में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिवीजन 1 की, ठीक है। आओ इधर लिख लेते हैं, देखो रिवीजन 1 कि जो आपका पहला रिवीजन होगा, रिवीजन 1, जो कि कितना था आपका 30 डेज का था, 30 डेज, ठीक है। फिर आपका क्या है, रिवीजन 2 जो कि था आपका 20 डेज का, 20 डेज। और रिवीजन 3 का अलग बनाऊंगा चार्ट, है ना, उसमें देखते हैं। तो जो पहले 30 डेज हैं जो स्टार्ट होंगे आपके 21 मार्च से, तो उसमें आपको कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है, कैसे आप सब्जेक्ट पिक करोगे, वो मैं सारा आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला है आपका, दैट इज द, देखो दिन को पहले तो आप अपने दिन को डिवाइड करो, आप अपने दिन को डिवाइड करोगे 4 आवर, 4 आवर और 2 आवर, ये 10 घंटे तो आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक 4 घंटे होना चाहिए आपका लंच से पहले, बिफोर लंच 4 आवर, उसमें एक सब्जेक्ट आएगा जीएस 1 कोई भी, फिर लंच के बाद एक सब्जेक्ट और जीएस 2, और जो रात को 2 घंटे डिनर के बाद होते होंगे उसमें आप करंट अफेयर या फिर सी सेट अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से शेड्यूल है 4-4-2। और कोई अच्छे बच्चे डिलीजेंटली पढ़ रहे हैं तो 1 आवर और रखो आप रिवीजन के लिए, जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको आप रिवाइज करोगे सोने से पहले, 4-4-2-1 ये शेड्यूल चलेगा आपका, ठीक है। तो अब देखो जो पहले आपके 21-20-30 डेज है उनमें हम कैसे डिवाइड करेंगे। जो आपके स्टार्टिंग के 12 डेज होंगे, तो वो क्या करोगे आप 12 डेज में, पहले पढ़ोगे आप, जैसे आपका सुबह का स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट में
तो उसमें एक GS1 का सब्जेक्ट रख लो, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हिस्ट्री एंड कल्चर आपने सुबह सुबह पढ़ा है, कितना, 4 घंटे, 4 आवर इन द मॉर्निंग, ठीक है। और ये कितने दिन तक पढ़ना है, 12 डेज तक। फिर इन्हीं 12 दिन के अंदर ही आपके 4 घंटे तो हो गए सुबह वाला पार्ट, ठीक है। फिर 4 घंटे और है आपके पास लंच के बाद, उसमें आप क्या उठाओगे, उसमें आप उठाओगे ज्योग्राफी एंड मैपिंग। फिर जो 2 घंटे बच गए बाद वाले, जो 2 आवर बचे हैं आपके, उसमें आप अपना क्या करोगे, करंट अफेयर या फिर सी सेट। तो ऐसे आपके 12 दिन हो गए खत्म, आपके कितने में से, 30 दिन के अंदर से, ठीक है। 12 दिन का सिलेबस हो गया। प्लस में यहाँ पे आपको 2 टेस्ट भी देने हैं, 2 टेस्ट, क्योंकि याद है आपको 30 डेज में कितने टेस्ट कवर करने थे, 7 to 8 टेस्ट कवर करने थे आपको। तो 2 टेस्ट आप इनमें दे दोगे, एक हिस्ट्री का कंप्लीट दे दोगे, हिस्ट्री एंड कल्चर का, दूसरा ज्योग्राफी और मैपिंग का कंप्लीट टेस्ट, और एक चाहो तो अपना सी सेट का भी, या अगले आगे वाले दे देंगे, अभी मत दो सी सेट, ठीक है। वो अगेन अपनी प्रिपरेशन के ऊपर होता है। नेक्स्ट में मैंने सेट किया आपका, जो ये ब्लॉक हो गया आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। अगला ब्लॉक मैंने आपका बनाया पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे ही जब 12 दिन के बाद आगे वाले 10 दिन है, तो ये 10 डेज का शेड्यूल है आपका, ठीक है। इसमें आप कवर करोगे ऊपर वाले स्लॉट में पॉलिटी और लंच के बाद इकोनॉमिक्स। ये दोनों आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 आवर पॉलिटी, 4 आवर आपका इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर और सी सेट आपका अगेन 2 आवर्स जो पहले चल रहा था। तो 10 डेज तक आप इसको करो प्रैक्टिस, ठीक है। तो कितने हो गए, 12, 22, अब बच गए 8 दिन। जो बचे हुए 8 डेज हैं, वो उसमें आप अपना थर्ड ब्लॉक कंप्लीट करोगे, और इसमें टेस्ट भी देने आपको। तो इसमें अगेन 2 टेस्ट आप दे दोगे जीएस के, और एक टेस्ट आप दे सकते हो सी सेट का अपना। अब जो लास्ट के आपके 8 दिन है, ठीक है, उन 8 डेज के अंदर आपको कवर करना है एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, ये छोटे छोटे आपके हो जाएंगे कवर, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ये सारा आप कवर करोगे। आपने जो आपके 8 दिन बचेंगे, उसमें अगेन सुबह एक सब्जेक्ट उठा लेना, दोपहर में दूसरा, और रात को सी सेट और करंट अफेयर। तो इसको मैंने टाइम दिया है आपका 8 डेज, ठीक है। इसके अंदर आपको जो टेस्ट करने हैं, वो कितने टेस्ट करने हैं, 3 टेस्ट जीएस के और एक टेस्ट सी सेट का। तो यहाँ पे आप 3 टेस्ट करोगे जीएस के, एक टेस्ट सी सेट पेपर 2 का। तो इस तरीके से आपके 30 दिन हो जाएंगे कंप्लीट, जहां पे आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, 7 से 8 आपके टेस्ट हो गए हैं, एक दो सेट टेस्ट आपके सी सेट के भी हो गए हैं, और सारे सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो गए। अब आते हैं हम सेकंड रिवीजन में। जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, तो ये होगा आपका 20 डेज का। तो रिवीजन 2 में भी यही सब्जेक्ट उठाना है मॉर्निंग इवनिंग में, बस इसको टाइम दे देना 8 दिन। 8 दिन 8 डेज के अंदर आपको ये सारा कंप्लीट करना है, जो कि पहले आपने 12 दिन में किया था। और यहाँ पे आपको टेस्ट देने, आपके 2 टेस्ट देने जीएस के, पर ये टेस्ट कैसे होंगे, एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। और फिर अगला जो ब्लॉक है आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, इसको आप कवर करोगे 7 डेज में, ठीक है। तो 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा ये ब्लॉक। और यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे आप दोगे 2 टेस्ट, और वो भी एफएलटी होंगे, किसके, आपके जीएस के, और एक टेस्ट आप दे सकते हो सी सेट का। ये 2 टेस्ट जीएस के हो गए। तो 7 और 8 15, और लास्ट के जो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके एनवायरमेंट, साइंस टेक, इनको वापस आप रिवाइज करोगे 5 डेज के अंदर। 5 डेज के अंदर इनको रिवाइज कर लेना। और यहाँ पे आपको 2 एफएलटीज देने हैं जीएस के, और एक या 2 अपना सी सेट का टेस्ट। तो इस तरीके से आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो। कैसे, सुबह एक मॉर्निंग में सब्जेक्ट, एक दूसरा इवनिंग में लंच के बाद, और एक रात को डिनर में। हमेशा मैं करंट अफेयर रात को इसलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी टू एब्जॉर्ब होता है। तो जब थक जाते हैं तो लास्ट में करंट अफेयर करो, अपनी मॉर्निंग की फ्रेश एनर्जी उसमें मत लगाओ। फ्रेश एनर्जी स्टैटिक को, कंसेप्चुअल को, याद करने वाली चीजों को डाल दो, ठीक है। तो ऐसे दिन को डिवाइड कर लेना 4 4 2 1 के हिसाब से एक दिन को। और पर्टिकुलर फिर पूरे मंथ को कैसे डिवाइड करना है, वो मैंने आपको 30 डेज 20 डेज का बता दिया। अब बस आपके लास्ट के 10 दिन बचेंगे, है ना, 10 से 15 दिन बचेंगे, 4 5 दिन कोई बफर का मान लो।
लेकिन जो मई में जब आप एंट्री कर जाओगे, है ना, आपके अराउंड 10 मई के बाद, तो वहां पे जो 10 दिन बच रहे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल एक और। ये आपका हो गया थर्ड रिवीजन। तो 2 रिवीजन आप कर चुके हो, काफी टेस्ट भी दे चुके हो, एफएलटीज भी दे चुके हो, है ना। अभी भी और आपको एफएलटी प्रैक्टिस कराना है और थर्ड रिवीजन करना है। तो जो रिवीजन 3 है, रिवीजन 3 अराउंड 10th ऑफ मई से के आसपास आपका स्टार्ट होगा। तो है तो 15 दिन एग्जाम के, लेकिन मैं फिर भी 10 दिन का प्लान दूंगा आपको, क्योंकि 1-2 दिन अगेन पहले भी कुछ कंज्यूम हो गया होगा और एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी ऐसे ही रहता है थोड़ा। तो 10 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं अपने। इसमें आपको देखो इकोनॉमिक्स हो गया पहला। अब रिवाइज थोड़ा चेंज कर देना पैटर्न, हिस्ट्री पॉलिटी को लास्ट में रिवाइज करना। ठीक है, पहले मैंने हिस्ट्री पॉलिटी को पहले रिवाइज कराया था, अब हिस्ट्री पॉलिटी को बिल्कुल लास्ट में रिवाइज करना है, क्योंकि वो हमें याद रहेगा एग्जाम से। तो इकोनॉमिक्स को पहले रिवाइज करना है, ज्योग्राफी एंड मैपिंग ये सब्जेक्ट को पहले रिवाइज करने हैं अपने को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईआर, क्योंकि कंसेप्चुअल है, एक बार याद हो गए समझ में आ गए तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। एनवायरमेंट, इनकी थोड़ा आपको पहले करना है रिवाइज, ठीक है। और फिर पॉलिटी, और फिर हिस्ट्री एंड कल्चर, लास्ट में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर को रिवाइज करना है, उससे पहले पॉलिटी, और ये बाकी कंसेप्चुअल। अब इसमें आप कैसे अपने 10 दिन को एलोकेट करोगे, टाइम बढ़ जाएगा थोड़ा, कोई बच्चा ज्यादा पढ़ सकता है उस टाइम पे ना, तो एक लंच से पहले सब्जेक्ट उठा लिया, एक लंच के बाद उठा लिया, या फिर तो हम पूरा पूरा दिन भी एक सब्जेक्ट पढ़ के खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट सारे जो है ना, ये 5 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसमें आपकी और चीजें भी आ जाएंगी मिसलेनियस, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बजट पढ़ोगे, सर्वे पढ़ोगे वहां पे, यहाँ पे भी बजट हो गया, सर्वे हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, है ना, क्योंकि आप वो सब चीजें पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के साथ साथ भी, करंट में भी। तो उनको सारे जो भी मिसलेनियस चीजें बच गई, इंडेक्स विंडेक्स सब चीजें यहाँ पे रिवाइज कर लेना अपना 5 डेज के अंदर, और 5 दिन फिर इनको दे देना आपका, एनवायरमेंट को, पॉलिटिकल कल्चर को और हिस्ट्री को। क्योंकि देखो हिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, डीप भी आ रहे हैं, चीजें याद भी रहनी चाहिए। पॉलिटी में भी अगर सब क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आपका गलती होना चाहिए, और एनवायरमेंट का वेटेज भी ज्यादा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के साथ केस ऐसा है, साइंस के साथ एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं भी करोगे तो एग्जाम में आप उसको रिकॉल कर पाओगे। उसी तरीके से मैंने डिजाइन किया आपके लिए। तो थर्ड रिवीजन हो जाएगा 10 दिन के अंदर, और आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने एक राउंड पहले कंप्लीट किया कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई का, फिर उसको 3 बार रिवाइज भी किया है, साथ साथ आपने टेस्ट भी लगाए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको टेस्ट लगाने हैं, आपके 3 एफएलटीज 10 दिन के अंदर, 3 कम से कम टेस्ट दो आप। अगेन वो वेरी करता है कि मैं मानता हूं मैं होता 3 टेस्ट देता एफएलटीज के, 1 से 2 टेस्ट में सी सेट, ये जीएस के हो गए, 1 से 2 टेस्ट देता सी सेट पेपर 2 के। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हमने भी जो शेड्यूल निकाला है पीटीएम, है ना, प्रीलिम टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है आपके लिए, 2000 उसका प्राइस है, ओनली 45 टेस्ट है, प्लस मेरी गाइडेंस भी रहेगी आपको, क्योंकि मेरा मेन है, मेरा फोर्टे रहा है प्रीलिम्स क्लियर करना बार बार। तो मैं चाहता हूँ बच्चे कम से कम ये स्टेज को क्लियर करें और अपना हैप्पीली मेंस में अपना मेंस लिखे, है ना। अब वो क्लियर करना उसके अलग आर्ट है, वो बाद में डिस्कस और कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो प्रीलिम्स जब क्लियर होता है ना, बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि फिर पूरा 1 साल 1.5 साल एक तो मैं रास्ते मतलब वापस अगेन मोटिवेट होना, वापस पढ़ना। तो प्रीलिम्स जब क्लियर नहीं होता तो आई थिंक इट्स मोस्ट पेनफुल, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चा जो सिंसियर है बच्चे, है ना, उनको राइट गाइडेंस मिले और वो अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर सके। ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से और भी कोई हेल्प चाहिए आपको, आई एम रेडी, है ना, यू कैन मैसेज मी और व्हाट्सएप मी।